की परिभाषा, काव्य गुण के प्रकार, हमने 3 प्रकार पढ़े थे, प्रसाद, ओज और माधुर्य। उसमें से प्रसाद गुण का विवरण हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओज गुण। ओज का मतलब होता है उत्साह। ओज का अर्थ है औरुष, उत्साह, पौरुष, वीरता, दीप्ति। अब उत्साह जो है वो होता है वीर रस का स्थायी भाव। तो ओज गुण में वीरता परक जो रचनाएं होती है उनमें गुण होता है ओज गुण। इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं ऐसी रचना जिसे पढ़कर मन में उत्साह, पौरुष, वीरता की भावना जागृत हो, वहाँ ओज गुण होता है। ऐसी रचना जिसे पढ़कर मन में उत्साह, पौरुष, वीरता के भाव जागृत हो, वह रचना, ऐसी रचना जिसे पढ़कर मन में उत्साह, पौरुष, वीरता के भाव जागृत हो, वह रचना ओज गुण युक्त रचना कहलाती है। ऐसी रचना में टय वर्ग का अधिक प्रयोग, संयुक्ताक्षरों का अधिक प्रयोग, समासिक पदों का प्रयोग, रेफ वर्णों का प्रयोग, इसके अलावा सभी वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्णों का संयोग, जैसे कच्छ, तुच्छ। यानी ओज गुण में ऐसे शब्द आते हैं जब वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों का संयोग होता है, जैसे हम कह सकते हैं कच्छ और तुच्छ। इसके अलावा वीर, विभत्स, रौद्र आदि रसों में भी ओज गुण का प्रयोग होता है। यानी जो रचनाएं वीरपरक होगी उनमें गुण कौन सा होगा? ओज गुण होगा। हम एक बार फिर से देखें तो ओज का मतलब है उत्साह, पौरुष, वीरता। तो ऐसी रचना जिसे पढ़कर मन में ओज, उत्साह, वीरता, पौरुष के भाव जागृत होंगे वो रचना कहलाएगी ओज गुणयुक्त रचना। इसके अलावा इसके कुछ लक्षण हैं जिससे इस गुण को पहचाना जा सकता है। तो वो पंक्तियां जिनमें क्या होगा? टय वर्ग का अधिक प्रयोग होगा, संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होगा, समासिक पदों का आधिक्य रहता है, वो भी लंबे समासिक पदों का इसमें प्रयोग किया जाता है। रेफ वर्णों के प्रयोग का मतलब है रे का प्रयोग होता है, वो किसी वर्ण के ऊपर हो सकता है या किसी वर्ण के नीचे हो सकता है। इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग जब होता है तो वो रचना कहलाती है ओज गुणयुक्त रचना। इसके नीचे हमने किया है वीर, विभत्स, रौद्र। वीर, विभत्स, रौद्र, इन रसों की जो रचना होगी वो रचना भी क्या कहलाएगी? ओज गुणयुक्त रचना कहलाएगी। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब हम देखते हैं ओज गुण का उदाहरण। उदाहरण में देखिए, देशभक्त वीरों, मरने से
नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब हम इस पंक्ति में देखते हैं ओज गुण के लक्षण कैसे हैं। तो ये पंक्ति है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इस रचना को पढ़ते ही पहले हम अपनी परिभाषा में देखें तो क्या होता है, एक उत्साह की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, उत्साह का भाव आता है। तो इससे ये क्या है, इसमें ओज गुण है। इसके अलावा हमने इसमें लक्षणों में लिखा था कि टै वर्ग का प्रयोग होता है। तो ये देखिए इसमें टै वर्ग का प्रयोग किया गया है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, समासिक पदों का प्रयोग होता है, रेफ यानी रे वाले वर्णों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। इसके बाद था कि इसमें वीर, रौद्र, भयानक रसों में क्या होता है, ओज गुण होता है। तो इस रचना में वीर रस है और इस रस के होने के कारण ये क्या है, ओज गुण से युक्त पंक्तियां हैं। आगे हम देखते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण नाम से ही स्पष्ट है। देखिए इसमें जो मूल शब्द है वो है मधुर, और मधुर का मतलब होता है कोमल। तो ऐसी पंक्तियां जो सुनने में हमें कोमल प्रतीत हो वो किस में आएंगी, माधुर्य गुण में आएंगी। इसे हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं ऐसी रचना जिसे पढ़कर मन में प्रेम, करुणा, शांति के भाव जागृत होंगे वो माधुर्य गुण युक्त रचना कहलाएगी। यानी ऐसे भाव, कौन से भाव जागृत होंगे इसमें, प्रेम, करुणा, शांति। ये भाव जागृत करने वाली रचना किससे होगी, माधुर्य गुण से युक्त होगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऐसी रचना जो चित्त को आनंद से भर दे, आनंदित कर दे, वो रचना क्या होगी, माधुर्य गुण से युक्त होगी। अब हम इसके लक्षण देखें तो ये ओज गुण का विपरीत है। ओज गुण में हमने पढ़ा था कि इसमें संयुक्त अक्षरों का आधिक्य होता है। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है। ये नहीं कह सकते कि इसमें पूर्णतः प्रतिबंध है, पूर्णतः बंद नहीं है, लेकिन इसमें अभाव पाया जाता है क्योंकि संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से, टै वर्ग के प्रयोग से, लंबे समासिक पदों के प्रयोग से कोई भी रचना है वो नीरस बन सकती है। और ये जो गुण है वो मधुरता का, कोमलता का गुण है, इसीलिए इसमें उनको वर्जित किया जाता है, उनका प्रयोग है वो कवि द्वारा इसमें नहीं किया जाता। तो इसके हम लक्षण देखिए तो टै वर्ग का प्रयोग कम होता है। इसके अलावा देखिए तो संयुक्ताक्षरों का अभाव, समासिक पदों का अभाव, और जिस प्रकार हमने ओज गुण में किए थे वीर, रौद्र और भयानक रस, उन रसों में तो हमने किया था ओज गुण, उसी प्रकार जो ये माधुर्य गुण है इसके भी अपने रस हैं जिनमें माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। तो वो रस हम देखें तो इसमें होता है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। ये वो रस हैं, इन रसों में माधुर्य गुण निश्चित रूप से होता है। इसका हम उदाहरण देखें। इसके उदाहरण में हम देखते हैं बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए,
सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। ये पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। अब इसमें हम पहले तो ये देखते हैं कि इसमें संयुक्त अक्षरों का अभाव है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, लंबे समासिक पदों का प्रयोग भी इसमें नहीं है, तो निश्चित रूप से इसमें ओज गुण तो अब नहीं है। अब इसमें माधुर्य गुण कैसे है? माधुर्य गुण में हमने पढ़ा था कि इसमें कोमल मधुर रचना होती है, तो इन पंक्तियों को पढ़ते ही इसका एक साधारण सा अर्थ है, कोमलता है, उससे हम इसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रस पढ़े थे, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस, जिनमें क्या था? माधुर्य गुण था। और ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा रस है? इनमें रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का क्या मतलब होता है? श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मिलन या विरह का वर्णन किया जाता है। अगर मिलन का है तो वो संयोग श्रृंगार है, और अगर विरह का, उनके बिछड़ने का वर्णन है तो वो वियोग श्रृंगार है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस होने के कारण और इसकी कोमलता के कारण इसमें कौन सा गुण है? इसमें माधुर्य। तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस है। ये जो पंक्तियां हैं ये कवि बिहारी की बिहारी सतसई से ली गई है, और इसमें बिहारी ने राधा और कृष्ण का वर्णन किया है। जो राधिका है उन्होंने श्री कृष्ण की जो मुरली, जो वंशी है, उसे छुपा कर रख दिया है, और जब श्री कृष्ण उनसे लेने आती हैं तो वो सौगंध खाती है कि उनके पास नहीं है, हंसती है, और जब श्री कृष्ण उन्हें देने के लिए कहते हैं तो वो देने से मना कर देती है। बतरस का मतलब है यहाँ पर बातों के, लालच का मतलब है लालच, लाल का मतलब है यहाँ पर श्री कृष्ण। तो ये हो गया अपना माधुर्य गुण। 3 गुण पढ़ लिए हमने। काव्य गुण का मतलब हो गया रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। और गुण के प्रतिष्ठापक जो आचार्य थे उनका नाम पढ़ा था हमने आचार्य वामन। वामन के ग्रंथ का नाम पढ़ा था हमने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इसके बाद जो इनके 3 मुख्य भेद स्वीकार किए थे, प्रसाद, ओज और माधुर्य, वो स्वीकार किए गए थे आचार्य मम्मट द्वारा सर्वप्रथम किए गए थे। उसके बाद में जगन्नाथ और विश्वनाथ द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया था, तो मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में इन्हें प्रतिपादित किया था। तो ये अपने काव्य गुण पूरे हो गए।